अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, जबकि इससे पहले सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आज चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 है। आपने देखा है कि मैंने पूरा लेक्चर पहले से राइट डाउन किया हुआ है। इसका फायदा यह है कि हमारी वीडियो का साइज और लेंथ छोटी हो जाएगी और 45 मिनट का लेक्चर 15 मिनट में इसको इजीली कवर कर लिया जाएगा, ताकि इसे अपलोड करना भी आसान हो और आप लोगों के लिए इसको वॉच करना और अंडरस्टैंड करना भी आसान हो। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का एटम। तो आइए एटम को डिफाइन करते हैं। इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं एटम के बारे में, वही डेफिनेशन यहां पर है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently and take part in a chemical reaction is called atom। यानी किसी भी एलिमेंट का एक छोटे से छोटा हिस्सा है जो सम टाइम आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली रह सकता है, या फिर अक्सर औकात इसको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, और ये केमिकल रिएक्शंस भी कर सकता है। इसे हम कहते हैं एटम। तो डेफिनेशन से हमें यह पता चला कि एटम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब हर एटम अकेला अकेला रह सकता है। इसकी मिसालें हैं नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह। इनके बारे में मैट्रिक लेवल पर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप वो है जो अकेले नहीं रह सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे नीड सम अदर एटम टू लिव। वो एटम उन्हीं जैसा हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स है बाकी तमाम एटम, यानी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एटम्स इन ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह वगैरह। हमने डेफिनेशन में कहा था कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट को डिफाइन करते हैं ए प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल पार्टिकल्स आर केमिकली सेम। एक ऐसा खालिस तरीन शय, एक ऐसी खालिस तरीन शय जिसमें मौजूद तमाम पार्टिकल्स केमिकली सेम हो। केमिकली सेम होने का मतलब यह है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कोई भी ऐसी खालिश है जिसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। इस एलिमेंट की मैं मजीद वजाहत करता हूं। फर्ज करें हमारे पास ये एक शीट है, सपोज करें इट इज द शीट ऑफ प्योर आयरन। ये प्योर खालस आयरन की एक शीट है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होगा? इट विल कंटेन एटम्स ऑफ आयरन। ऑल द शीट इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। यू ऑल नो दैट आयरन का सिंबल Fe है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 26। तो since all the particles in it have the same atomic number, it means it is an element। तो ये एक एलिमेंट है। अब जरा मेरी बात गौर से सुने। अगर मैं, क्या होगा if I cut it to half, अगर मैं इसे हाफ कर दूं फिर क्या होगा? Still it will contain the atoms of iron, it means still it is an element। If I further cut it to half, तो फिर क्या होगा? You know the remaining particles are of pure iron, it means it is still an element। तो ये उस वक्त तक एलिमेंट ही रहेगा जब तक हम इसको इतना छोटा ना कर दें कि इसमें से सिर्फ एक पार्टिकल बचे। जब एक पार्टिकल बच जाएगा, that will call an atom, that will be called an atom, उसे हम कहेंगे कि वो एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? You all know that atom has a nucleus and
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाकर हम मजीद पढ़ेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं एटम की डेफिनेशन पर और इसकी हिस्ट्री पर। तो हमें यह बात पता चल गई कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है और सम एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो नोबल गैसेस हैं, एंड ऑल अदर्स नीड एट लीस्ट वन मोर एटम टू लिव। एटम का कॉन्सेप्ट कहां से आया? एटम का कॉन्सेप्ट आया ग्रीक से। ग्रीक फिलोसफर्स थिंक दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था कि हमारे पास जो भी मैटर है, अगर हम उसको तोड़ते रहें तो एट लीस्ट हमें एक ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल मिलेगा जो मजीद तोड़ा नहीं जा सकेगा। एक और उन्हीं में से एक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटिस। तो डेमोक्रेटिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसने नेम दिया उसको, उसने कहा कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। ये लफ्ज एटम कहां से आया? उसने ये लफ्ज एटम अखज किया एक और ग्रीक वर्ड एटमॉस से। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। जो चीज मजीद ना तोड़ी जा सके उसे एटमॉस कहते थे और वहां से लफ्ज आया एटम। और यह कॉन्सेप्ट दिया था डेमोक्रेटिस ने। यहां ब्रैकेट में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ नजर आ रही होगी। बीसी मींस बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। 460 बीसी मींस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में 460 साल रहते थे जब वो पैदा हुआ। एंड 370 बीसी मींस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अभी भी 370 साल रहते थे जब वो फौत हो गया। इसका मतलब है कि उसने 90 साल की उम्र पाई। ये उसका कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट की बेस पे वो हिस्ट्री में जिंदा है। एनी हाउ, इसके बाद क्या हुआ? 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सदी में साइंसदानों ने डिफरेंट एटम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया। क्या स्टडी किया उन्होंने? इन द 17th century quantitative composition of compounds were studied. What is meant by quantitative composition? Quantitative composition of compound mean कि कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और उनमें क्या क्या रेशियो मौजूद है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। फिर उसके फर्दर कुछ अरसे के बाद सन 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ही वॉज अ स्कूल टीचर और इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने एक थ्योरी पेश की, दैट वॉज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। तो उसने एक और अहम काम भी किया, उसने दो अहम लॉज को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये दो अहम लॉज ने एक्सप्लेन किए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये कहता है कि रेशियो ऑफ द atoms of elements in a compound is always same. किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटम्स के दरमियान रेशियो हमेशा सेम रहती है। क्या मतलब है इस बात का? इसको आप यूं समझें, सपोज करें ये वाटर का फार्मूला है H2O. You see that it is composed of two elements, hydrogen and oxygen, and the ratio of them between them is 2 and 1. हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। दिस रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप इसको दुनिया के किसी भी मुल्क की किसी भी लेबोरेटरी में बैठकर प्रिपेयर करें, द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी
2 and 1। ये कभी नहीं हो सकता कि एक जगह पर 2 and 1 है तो कहीं पर 3 and 1 हो जाए, कहीं पर 4 and 3 हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि कोई एक कंपाउंड अगर आपने किसी एक जगह बनाया है तो पूरी यूनिवर्स में आपसे कहीं भी जाके दोबारा कंपोज करें, दोबारा प्रिपेयर करें, दोबारा सिंथेसाइज करें, उसके एटम्स के दरमियान रेशियो हमेशा सेम रहेगी। ना एलिमेंट चेंज होंगे, ना उनके दरमियान रेशियो चेंज होगी। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाकी वही बात उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कि दुनिया में कोई भी मैटर है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम से बना है, और चूंकि एलिमेंट डिफरेंट होगा सो देयर प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी डिफरेंट। और यहां पर मैटर का नाम आया बार बार, आप जानते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। हमें अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी नजर आ रहा है इट इज ऑल मैटर। कुछ भी नजर आ रहा है वो मैटर है। इवन वो चीजें जो नजर नहीं आ रही वो भी मैटर में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि बहरहाल एग्जिस्ट तो करते हैं ना वो, और उनका मैस भी होता है। इवन एयर इज आल्सो अ मैटर बिकॉज एयर आल्सो हैज मैस। अगर जो हमें फील नहीं होता बट एयर आल्सो हैज मैस। और तकरीबन जो है यूं समझ लें कि अगर हमारे पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर एयर हो तो 1 क्यूबिक मीटर एयर हो सॉरी, तो उसका मैस ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम होगा। ये एक रफ एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद बारी आती है बर्जीलियस की। बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडन का रहने वाला था। ये वही मुल्क है जहां की स्ट्रॉबेरीज बड़ी मशहूर हैं। तो स्वीडिश केमिस्ट था। बर्जीलियस 1779 में इसकी बर्थ हुई एंड 1848 में डेथ हो गई थी। इसने 2 बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए जो आज भी वैसे ही मुअस्सर हैं। उनका उतना ही फायदा है जितना उस वक्त था। पहला फायदा, ही गेव सिंबल्स टू दी एलिमेंट्स। आज हम जितने भी एलिमेंट्स को सिंबल्स के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिस्टम बर्जीलियस ने दिया था। उसने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट है उसको हमने अल्फाबेट से शो करना है तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, और अगर हमने कोई 2 लेटर्स लिखने हैं तो दूसरा अल्फाबेट स्मॉल होगा। जैसे क्लोरीन है सी कैपिटल एल स्मॉल, हाइड्रोजन है तो एच कैपिटल, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पहला उसका कारनामा था, ही गेव सिंबल्स टू द एलिमेंट्स। और दूसरा कारनामा था, ही डिटरमाइंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उसने उनके एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट किए, और वो एटॉमिक मैसेज तकरीबन एक्यूरेट थे। जब आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से हमने उनको दोबारा से मेजर किया तो उतना ही था जितना कि बर्जीलियस ने बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हमें बताया था। तो ये 2 उसके बहुत जबरदस्त कारनामे हैं। तो ये थी कुछ हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ एटम, यानी एटम की मौजूदगी का सबूत। एटम्स की मौजूदगी का सबूत, एटम्स वाकई मौजूद भी है या नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले एटम के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करते हैं। साइज ऑफ एटम इज 2.0 into 10 raised to power -10 मीटर। इन एटम का जो डायामीटर है, जो साइज है, वो 2.0 into 10 raised to power -10 मीटर होगा। या नैनोमीटर में लिखा जाए इट विल बी 0.2 नैनोमीटर, और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा जाए इट विल बी 2 एंगस्ट्रॉम। ये बात याद रखें, ए के ऊपर मैंने यूं सर्कल सा लगाया है, इट मींस एंगस्ट्रॉम एंड इट इज द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड इट इज अ यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। चूंकि ये वेरी स्मॉल यूनिट है, सो ये एटॉमिक साइजेस या आयनिक साइजेस वगैरह को मेजर करने के काम आता है। ये भी याद रखें कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to power -10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -9 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि एटम का साइज 2 into 10 raised to power -10 मीटर होगा, या 0.2 नैनोमीटर होगा, या 2 एंगस्ट्रॉम होगा। और यह भी याद रखें, बहुत अहम बात है कि अगर हम एक फुल स्टॉप लगाएं तो इस एक फुल स्टॉप में
20 लाख एटम हो सकते हैं, 2 मिलियन एटम। यानी एटम इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन यानी 20 लाख एटम हो सकते हैं। मैस ऑफ एटम, ये हम वो पढ़ रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। मैस ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम 10 रेज टू पावर -25 टू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। यानी एटम का मैस 10 रेज टू पावर -25 से 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम की रेंज में होता है। इसको हम चूंकि वेरी स्मॉल मैस है AMU में भी शो कर सकते हैं। AMU मींस एटॉमिक मैस यूनिट, और ये बात याद रखें 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। एक AMU 10 रेज टू पावर -24 ग्राम के इक्वल है, या किलोग्राम में लिखें तो -27 किलोग्राम के इक्वल है। यह भी याद रखें कि यहां पर ग्राम और यहां पर किलोग्राम बोथ आर रिटन इन द स्मॉल अल्फाबेट्स। ऊपर मैंने नैनोमीटर लिखा है, वो भी स्मॉल अल्फाबेट्स में है। सिर्फ वो अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वो यूनिट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे होगा। जैसे ए मैंने कैपिटल लिखा है बिकॉज एंगस्ट्रॉम इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो दोबारा दोहराता हूं अपनी बात को, द यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट दोज यूनिट्स विच आर एट द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या एटम इतना छोटा होने के बावजूद वाकई मौजूद भी है या नहीं, क्योंकि नजर तो हमें आता नहीं है। सच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। किसी आम माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसका लीस्ट काउंट 500 नैनोमीटर होता है। आपने फिजिक्स में लीस्ट काउंट को पढ़ा होगा। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद सम इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी छोटी से छोटी मेजरमेंट की जा सकती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। और किसी आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट 500 नैनोमीटर है। इट मींस हम उससे 500 नैनोमीटर या उससे बड़ी चीज को देख सकते हैं, छोटी को नहीं देख सकते। और एटम तो इससे कई हजार गुना छोटा होता है, लिहाजा इससे नजर नहीं आता। तो हमने क्या किया है, एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को देखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करती है। सो हम इससे वेरी 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 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। आपके सामने एक फिगर है, दर हकीकत ये ग्रेफाइट के एक सैंपल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। मींस एक ऐसी पिक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है और इसको 15 करोड़ गुना बड़ा किया गया है। 15 करोड़ गुना, सॉरी 1 करोड़ 50 लाख गुना, 15 मिलियन। इस पिक्चर को जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है 15 मिलियन या 1 करोड़ 50 लाख गुना बड़ा किया गया, तब हमें नजर आई है। यहां पर आपको जो व्हाइट लाइन दरम्यान में नजर आ रही है, दीज आर द एटम्स ऑफ कार्बन, और जो डार्क लाइन आपको नजर आ रही है, दीज आर द स्पेसेस बिटवीन देम। तो हमने एक सैंपल लिया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो 1.5 करोड़ गुना बड़ा करने के बाद भी हमें सिर्फ यूं लाइनें नजर आ रही हैं। वी कैन नॉट सी द इंटीरियर ऑफ एटम। हमें एटम का अंदरूनी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। तो एटम बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी प्रेजेंस कंफर्म होती है। However, if we want to know more about the interior of atom, we have to apply some other techniques. हमें और भी बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मकसद के लिए दुनिया में कई जगह लेबोरेटरीज बनी हुई हैं। अमूमन उन लेबोरेटरीज को हम हेड्रॉन कोलाइडर लेबोरेटरीज कहते हैं, HC कहा जाता है। सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न नामी एक जगह में है जो LHC कहलाती है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये 27 किलोमीटर लंबी एक टनल है जिसमें जगह जगह इंतहाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो
सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। However, इसके बारे में मजीद आप नेट से किसी और जगह से सर्च कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एटम के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जो भी नॉलेज है उसका मेजर पोर्शन वहीं से हमें हासिल हुआ, सर्न नामी लेबोरेटरी से, CERN। और आप लोग ये जानकर हैरान होंगे और खुश भी होंगे कि इस लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंटल टनल लगी हुई है 27 किलोमीटर लंबी, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी बना था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और उस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट आर आल्सो वर्किंग देयर, वो भी वहां पे काम कर रहे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना है, एटम के अंदर क्या पाया जाता है। तो एटम के ये तो आप सब जानते हैं कि दो हिस्से, एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर वाला पोर्शन है। बाहर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन है जिसे एटम के अंदर वाला पोर्शन है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, उसमें बेशुमार पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और अभी तक 100 प्लस पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में से डिस्कवर हो चुके हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह को तो आप जानते हैं। इसके अलावा और बहुत से प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं, पाइऑन्स हैं, मीजॉन है, लेप्टॉन है, क्वार्क्स हैं, हिग्स बोसन है। इसके अलावा भी 100 प्लस पार्टिकल्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और अगर आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें, आप यूं समझें कि अगर एक एटम किसी फुटबॉल ग्राउंड जितना हो तो उसका न्यूक्लियस जस्ट मटर के दाने के बराबर होगा। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इतना छोटा है कि अगर एटम का साइज फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हो तो उसका न्यूक्लियस एक मटर के दाने के बराबर होगा। और जब एटम इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में 20 लाख आ सकते हैं, तो देन आप अंदाजा लगाएं कि उसका न्यूक्लियस कितना होगा। फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उसमें 100 प्लस पार्टिकल्स मौजूद हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि रात को किसी को ख्वाब आया और सुबह उठ के उसने बयान कर दिया। दीज ऑल पार्टिकल्स आर टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली नॉट ओनली वंस और ट्वाइस बट द हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बाय द डजन्स ऑफ साइंटिस्ट। दर्जनों साइंसदानों ने इनको सैकड़ों बार एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया, प्रूव किया, फिर दुनिया के सामने पेश किया है। तो ये हमारा आज का मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें हमने एटम की हिस्ट्री को भी स्टडी किया और उसके बाद हमने एटम का साइज, उसका मैस और इसके कुछ जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह को स्टडी किया है। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा। आपकी कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप इसी वीडियो के नीचे उसको पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप उसको दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।